Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर हिमानी सिंह है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने जिस विषय को लेकर आई हूँ उस विषय का नाम है परिवर्तन और विकास के माध्यम से संगठनात्मक उत्कृष्टता, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस थ्रू चेंज एंड डेवलपमेंट। आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप यानी कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस की। इससे पहले व्याख्यान में हमने बात करी थी कि समूह इंटरवेंशंस, टीम इंटरवेंशंस क्या होते हैं, हम किस प्रकार से रोल एनालिसिस टेक्निक या रोल नेगोशिएशन टेक्निक या विजनिंग टेक्निक के द्वारा अपने समूह के लोगों को और दक्ष और सक्षम बना सकते हैं और कैसे हम उनकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अब इस सत्र में हम पहले तो जानेंगे कि ये मानव प्रक्रिया इंटरवेंशंस आखिर क्यों लगाए जाते हैं। साथ ही साथ हम इसके अलग अलग इंटरवेंशंस को भी पढ़ेंगे। जैसे कि पहला इंटरवेंशन जिस पर हम ध्यान देंगे इस सत्र में वह है प्रक्रिया परामर्श यानी कि प्रोसेस कंसल्टेशन। साथ ही साथ हम इसमें थर्ड पार्टी पीस इंटरवेंशन की भी बात करेंगे और इसके अलावा किस प्रकार से संगठन में हम एक सकारात्मक टकराव की बैठक कर सकते हैं जिसके द्वारा हम हमारे संगठन को विकास की ओर लेके जा सकें या उसकी जो भी समस्याएं हैं साथ में बैठकर एक सकारात्मक रूप से उनको हल कर पाएं। इसके अलावा हम इस सत्र में जिस पर बात करने वाले हैं वह है अंतर समूह संबंध इंटरवेंशंस या हस्तक्षेप। अंतर समूह संबंध हस्तक्षेपों का मतलब होता है इंटर ग्रुप रिलेशंस। इसमें हम बात करेंगे माइक्रोकॉस्म ग्रुप की और किस प्रकार से अंतर समूह संघर्ष को हम अच्छे से हल कर सकते हैं। साथ ही साथ अंत में हम पढ़ेंगे कि लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस यानी कि बड़े समूह के हस्तक्षेप आखिर होते क्या हैं और यह क्यों लाभप्रद होते हैं किसी भी संगठन के लिए अगर उन्हें मानव प्रक्रिया यानी कि ह्यूमन प्रोसेस में बदलाव लेकर आना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं कि मानव प्रक्रिया इंटरवेंशंस आखिर होते क्या हैं। तो जब हम संगठनात्मक विकास की बात करते हैं तो संगठनात्मक विकास में मानव प्रक्रिया हस्तक्षेप एक संगठन के भीतर पारस्परिक यानी कि इंटरपर्सनल और समूह क्रियाओं यानी कि ग्रुप प्रोसेसेस को और अच्छा और सक्षम बनाने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद यह देख रहे हैं कि हमारे संगठन में सब चीज़ अच्छी होते हुए भी पारस्परिक संबंध लोगों में अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे जो समूह हैं उनके प्रोसेसेस सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। तो ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस हमें यह बताते हैं कि हमें कहाँ पर कौन से संबंधों पर या कहाँ पर हमें पारस्परिक या समूह प्रक्रियाओं पर ध्यान देकर, व्यक्तियों और समूहों पर ध्यान देकर हमें किस प्रकार से अपनी समग्र कार्यप्रणाली और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। जब हम यहाँ पे समग्र कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं तो हम पूरे ओवरऑल वर्क प्रोसेसेस की बात करते हैं। हम सिर्फ एक विभाग के या एक समूह की बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग समूह अलग अलग तरीके से कार्यरत रहते हैं, जिसकी वजह से पारस्परिक संबंध उनके अच्छे नहीं होते और संगठन आगे नहीं बढ़ पाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि आखिर कौन कौन से ऐसे ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन हैं जो कि हमें मदद करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने संगठन को और ज़्यादा प्रभावशील और ज़्यादा उत्कृष्ट बना सकें। तो इसमें पहले जिस इंटरवेंशन की हम बात करने वाले हैं वह इंटरवेंशन है प्रक्रिया परामर्श, यानी कि प्रोसेस कंसल्टेशन। जब हम प्रक्रिया परामर्श की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ओडी सलाहकार या ओडी एजेंट होता है, जिसको हम संगठनात्मक विकास सलाहकार या संगठनात्मक विकास एजेंट के नाम से भी जानते हैं। वह एजेंट हमें मदद करता है यह समझने में कि किस प्रकार से हमारे संगठन में पारस्परिक और समूह प्रक्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं। हाँ, जब हम इस सलाहकार की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि ओडी एजेंट की यहाँ पे भूमिका सिर्फ और सिर्फ आपको समाधान को समझने के लिए है, या किस प्रकार से आप अपने संगठन में खुद से इन प्रक्रियाओं को, चाहे वो पारस्परिक प्रक्रियाएं हों या समूह प्रक्रियाएं हों, आप किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं। लेकिन एक ओडी कंसल्टेंट यानी कि ओडी सलाहकार आपको सिर्फ यह समझाएगा कि किस प्रकार से आप संचार को अच्छा करें, किस प्रकार से आप निर्णय ले सकते हैं, किस प्रकार से आप नेतृत्व की गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। वह आपको समाधान नहीं देगा, लेकिन वह आपको यह समझाएगा कि जो भी प्रक्रियाएं, चाहे वो नेतृत्व की प्रक्रिया हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान की प्रक्रिया हो, या फिर वो निर्णय लेने की यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, या फिर संचार प्रक्रिया हो, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो, वह आपको सिर्फ इन सारी प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। वह आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं देता, क्योंकि जब हम प्रोसेस कंसल्टेशन यानी कि प्रक्रिया परामर्श की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी संगठन को इतना परिपक्व बनाना कि वह अपने निर्णय खुद ले सके, कहाँ पर किस तरीके से वह समाधान लाएगा वह खुद ले सके। तो इसके लिए सलाहकार होता ज़रूर है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ आपको प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। आप क्या निर्णय लेते हैं, आप कौन से प्रोसेसेस में कौन से बदलाव लाते हैं, आप किस प्रकार से पारस्परिक मतभेदों को दूर करते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ कंपनी के, या तो हम क्लाइंट सिस्टम बोल सकते हैं, उनका निर्णय होता है। जैसा कि हमने एक सत्र में बात करी थी, एक व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि क्लाइंट सिस्टम का मतलब होता है या तो उस संगठन का ओनर या सीईओ, या फिर एक समूह जो कि शीर्ष प्रबंधन पर है, जो सारे निर्णय लेता है बदलाव के, परिवर्तन के। तो जब हम इस प्रक्रिया की बात करते हैं यानी कि प्रोसेस कंसल्टेशन, प्रक्रिया परामर्श की, तो आप जब प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रक्रिया परामर्श को लागू करते हैं तो आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है, पहले आप यह समझिए। सबसे पहले समस्या या उसका समाधान ढूंढने की बजाय आप एक कुशल सलाहकार को अपने संगठन में लाएं। अब इसमें वह बाहरी सलाहकार भी हो सकता है और आंतरिक भी, लेकिन बहुत से जगह ये देखा गया है कि जब भी हम प्रक्रिया परामर्श की बात करते हैं तो हम बाहरी सलाहकार को संगठन में लाते हैं, क्योंकि वह एक निष्पक्ष रूप से आपको सलाह देता है। अब जब हम उस सलाहकार को लेकर आए हैं तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप उस सलाहकार, मतलब क्लाइंट सिस्टम, उस सलाहकार के साथ विश्वास बनाएं। दोनों ही पार्टीज के बीच में ट्रस्ट होना, विश्वास होना बेहद ज़रूरी है। सलाहकार को भी लगे कि वह अगर अपनी सलाह दे रहा है तो उस पर कार्य किया जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई भी इंसान सलाहकार की भूमिका में होता है तो
बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आपने लाइन प्रबंधक पढ़े थे, तो लाइन प्रबंधक में जब स्टाफ प्रबंधक आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी रोल में होते हैं, जो सिर्फ एक सलाहकार के रूप से होते हैं, तो लाइन मैनेजर्स उनकी सलाह को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि सलाहकार को भी पूर्ण रूप से आपके ऊपर विश्वास हो कि आपसे जो भी उसे डिटेल्स चाहिए होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो उसे मिलेगी, और साथ ही साथ आपको भी उस सलाहकार पर, उसकी विशिष्टता पर, उसकी एक्सपीरियंस पर, उसके अनुभव पर विश्वास होना चाहिए। तभी आप इस इंटरवेंशन को अच्छे से लागू कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जब हम इस इंटरवेंशन को लागू करने की बात कर रहे हैं तो प्रमुख हितधारकों को शामिल करें। हाँ, इस प्रक्रिया का नाम प्रक्रिया परामर्श है, जिसमें हम एक सलाहकार को बाहर से लाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम इस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में आपको आंतरिक हितधारकों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो आंतरिक हितधारक होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, वह आपको मदद करते हैं बदलाव लाने के लिए। तो अगर शुरुआत में ही आप उनको अपने साथ लेकर आएंगे, इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे, तो वह शुरुआत से ही जब आपके साथ हैं तो उनको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस परिवर्तन के लिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप सब कर्मचारियों को लेकर आएं उसमें, लेकिन जो भी प्रमुख हितधारक हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हितधारक हैं, जो आपको लगता है कि इतने कुशल हैं कि वह बदलाव की संरचना में आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनको आप अपने साथ लेकर आइए। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से संचार आपके संगठन में हो रहा है। आपके संगठन में आप किस प्रकार से संचार कर रहे हैं सलाहकार के साथ, किस प्रकार से संचार कर रहे हैं हितधारकों के साथ, किस प्रकार से संचार कर रहे हैं अपने बाकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही स्टेक होल्डर्स के साथ। लेकिन प्रक्रिया परामर्श में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम जब बात करते हैं तो सिर्फ परामर्श लेने की बात करते हैं। अब जब हम प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रक्रिया परामर्श लागू करना चाहते हैं, तो जैसा कि अभी मैं बात कर रही थी कि हम सलाहकार लाएंगे, इसके साथ साथ हमें जो फोकस करना है वह करना है अपनी निर्णय लेने की प्रणाली पर, प्रक्रिया पर, कि कहाँ कहाँ पर उसमें फ्लॉज हैं, कहाँ पर दिक्कतें आती हैं। सिर्फ यही नहीं, हम कोशिश करें कि जो हमने अपने आंतरिक हितधारक हम लेकर आए हैं, जिनके साथ बैठकर हम निर्णय लेंगे, उनको भी हम कुशल बनाएं नेतृत्व में, क्योंकि वही लोग आगे जाकर आपके परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे। तो डेवलप लीडरशिप स्किल्स। साथ ही साथ ऐसा आप बढ़ावा दें जिससे कि लर्निंग कल्चर आपके संगठन में पैदा हो, लोग उत्सुक हों, जिज्ञासु हों, चैलेंजिंग टास्क को लेने के लिए आतुर हों। इस प्रकार का आप एक माहौल बनाइए। वैसे अगर हम जब आज मिलेनियल्स की बात करते हैं तो ये पाया गया है कि मिलेनियल्स चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, विकास हो। वे अपनी ग्रोथ के प्रति बेहद जागरूक होते हैं। तो जो इनकी ये जिज्ञासा है ग्रोथ के लिए, जागरूकता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सकारात्मक ढंग में। सिर्फ यही नहीं, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब हम सलाहकार की बात मान रहे हैं या समझ रहे हैं या जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस पर एक निगरानी ज़रूर रखिए, मॉनिटरिंग। और साथ ही साथ जहाँ पर जैसे भी समायोजन की ज़रूरत है उन स्थितियों के हिसाब से समायोजित करते हुए ही आप आगे बढ़ें। अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए इस प्रक्रिया में हम प्रोसेसेस यानी कि प्रक्रियाओं को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो प्रक्रिया परामर्श एक ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीय पक्ष शांति स्थापित करने की, जो कि होता है थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन। अब जब हम एक प्रबंधक हैं तो प्रबंधक के तौर पर हमें एक चीज को समझना चाहिए कि संगठनों में संघर्ष स्वाभाविक है, कॉन्फ्लिक्ट। बहुत लोग इस शब्द से, कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक अच्छा संगठन, एक प्रभावपूर्ण संगठन, एक दक्ष उत्कृष्ट संगठन तभी बनता है जब वहां के लोगों में मतभेद, संघर्ष ना हो। तो यह गलत बात है। पाया गया है कि संघर्ष दो तरीके के होते हैं। एक तो सकारात्मक संघर्ष, कार्यात्मक संघर्ष भी कुछ लोग उसको कहते हैं, यानी कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, और कुछ लोग उसको, अगर हम इसके विपरीत बात करें तो होते हैं डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि निष्क्रिय संघर्ष। अब देखिए, जब हम कार्यात्मक संघर्षों की बात कर रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा है किसी भी संगठन में होना। हमने कल के सत्र में एक बात करी थी, हमने पिछले सत्र में एक बात करी थी कि ग्रुप थिंक होने लगता है। समूह में कुछ लोगों ने या एक या दो लोगों ने कोई बात कह दी और बाकी लोग उसका समर्थन बिना सोचे समझे, क्योंकि उन्हें हाँ में हाँ मिलाना है इसलिए करते हैं, तो वहां पे संघर्ष नहीं होगा जहां पर ग्रुप थिंक है। लेकिन मैंने उसके साथ यह भी आपको बताया था कि अगर आपके संगठन में ग्रुप थिंक है तो यह सबसे बड़ी परेशानी है आपके लिए। तो जब हम यहाँ पे संघर्षों की बात कर रहे हैं तो कार्यात्मक संघर्ष अगर हो रहे हैं, अगर डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है किसी भी कार्य को लेकर, किसी भी प्रक्रिया को लेकर, तो अगर वह प्रक्रिया से ही लिंक करता हुआ है और सकारात्मक सोच रखता है, क्योंकि हर कोई इसलिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि वह उस प्रक्रिया को बेहतर बनाना चाहता है। वह इसलिए संघर्ष नहीं कर रहा क्योंकि या तो वह दूसरे इंसान को पसंद नहीं करता, दूसरे अपने सहकर्मी को पसंद नहीं करता, इसलिए सिर्फ वह संघर्ष कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उससे, तो वह हो जाती है नकारात्मक या फिर निष्क्रिय संघर्ष। तो थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन की शुरुआत ही यहाँ से हुई कि कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि हर संगठन में आपस में लोगों में मतभेद होते हैं, संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो संगठनों में अगर संघर्ष हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, मतभेद हो रहे हैं, तो यह स्वाभाविक है। बस आपको एक प्रबंधक के तौर पर यह समझने की जरूरत है कि क्या आपका संघर्ष कार्यात्मक संघर्ष है या फिर वह एक नकारात्मक सोच के द्वारा उत्पन्न किया हुआ निष्क्रिय संघर्ष है। तो जब हम बात करते हैं संगठन में, जैसा कि मैंने बोला यह एक स्वाभाविक चीज है, तो जब भी दो या दो से अधिक लोगों के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो हम थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं। इसका उपयोग हम उन स्थितियों में कर सकते हैं जहां संघर्ष समूह के सदस्यों के बीच आवश्यक कार्यों की बातचीत को महत्वपूर्ण रूप से बाधित किया जा रहा है। अब जब वह कार्य बाधित हो रहे हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा। तो इस सिचुएशन में हमें थर्ड पार्टी पीस मेकिंग इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब हम संघर्षों की बात कर रहे हैं तो किस किस प्रकार के मुद्दे होते हैं। तो पाया गया है कि दो प्रकार के मुद्दे होते हैं, सब्सटैंटिव इश्यूज और इंटरपर्सनल इश्यूज। अगर हम सब्सटैंटिव इश्यूज की बात करें तो सब्सटैंटिव इश्यूज होते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि आपके कार्य से लिंक होते हैं, जैसे कि काम करने के तरीके, वेतन दर, रोजगार की शर्तें आदि। लेकिन जब हम इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक मुद्दों की बात करते हैं तो यह उत्पन्न होते हैं जैसे किसी के व्यक्तित्व से, गलत धारणाओं से, पार्टी के बीच नकारात्मक भावनाओं से।
ये फीलिंग्स की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करते हैं तो वह कार्य आधारित होते हैं। तो आपको यह जरूर समझना चाहिए कि आपका जो मुद्दा है, आपका जो इशू है, आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके पीछे मुद्दा क्या है। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, तो वॉल्टन ने एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने 4 तत्व दिए और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हम संघर्षों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जिस तत्व की बात उन्होंने करी, तो उन्होंने कहा कि हमें संघर्ष के मुद्दों को समझना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बात करी थी, महत्वपूर्ण मुद्दे और पारस्परिक मुद्दे। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि आखिर जिन इश्यूज के पीछे संघर्ष हो रहा है वे इश्यूज हैं क्या, किस प्रकार के हैं। तो जब आप इस चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, देख पाते हैं कि मुद्दे हैं क्या, क्या वेतन दर को लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं अपने प्रबंधन से, अपने प्रबंधक से, अपने शीर्ष प्रबंधक से, या कई बार आप सिर्फ गलतफहमियों की वजह से आपस में संघर्ष कर रहे हैं। अब जब हम संघर्ष के मुद्दों की बात करते हैं तो आपको यह देखना जरूरी होता है कि कौन सी एक ऐसी विकट परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से यह संघर्ष उत्पन्न होते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेटिंग सर्कमस्टांसेस। अब जैसे आप मान के चलिए कि 2 अलग अलग विभाग हैं, वह अपने आप में बहुत सुचारू रूप से कार्य करते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी भी इंफॉर्मेशन या संसाधन के आदान प्रदान की इन दोनों विभागों के बीच, तो वहां पर मतभेद होता है। और मतभेद का कोई कारण नहीं है, मतभेद का कारण सिर्फ और सिर्फ गलत भावनाएं हैं, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक भावनाएं हैं। तो अब ये सोचिए कि अगर हम इन नकारात्मक भावनाओं की उत्पत्ति की बात करें तो ये कहां से उत्पन्न हुई होंगी। कहीं ना कहीं आपके संगठन की संस्कृति इतनी कमजोर होगी कि वह इस प्रकार की नकारात्मक सोच को, भावनाओं को नहीं हटा पा रही, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं कर पा रही है अलग अलग विभागों के बीच। तो प्रेसिपिटेटिंग सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपको यह भी समझने की जरूरत है। या फिर जब भी आप बजट को या किसी रिसोर्स को, संसाधन को एलोकेट करते हैं, तब ये दिक्कत आती है दोनों विभागों के बीच। तो आपका जो सर्कमस्टांस हुआ कि वैसे तो ये दोनों विभाग बहुत अच्छे से आपस में कार्य करते हैं, लेकिन जिस दिन या जब भी प्रबंधन को, मैनेजमेंट को संसाधनों का आवंटन करना होता है, तब इनके बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां पर प्रेसिपिटेटिंग सर्कमस्टांस क्या हुआ, बजट एलोकेशन। तो फिर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एक्ट्स यानी कि संघर्ष संबंधी कार्य हैं क्या, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको संघर्ष दिख रहा है, या ऐसा क्या क्या कार्य किया जा रहा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रही है। और साथ ही साथ उन संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट के परिणामों की भी बात करिए। अगर हम इसी में बात करें, इसी उदाहरण में, तो संसाधनों के आवंटन के वक्त जब इंटरपर्सनल या इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है, 2 ग्रुप्स, 2 समूहों के बीच, तो यह कहीं ना कहीं हमें साफ साफ यह दर्शा रही है कि संगठन अपने परिणामों, अपने उद्देश्यों को नहीं पा पाएगा। क्योंकि जो हमने कार्ट्स एंड कान की ओपन सिस्टम थ्योरी पढ़ी थी, उसके अनुसार जब भी हम चाहते हैं कि हमारा संगठन सुचारू रूप से चले, तो उसके लिए यह जरूरी है कि संगठन के सब पार्ट्स, हर एक सिस्टम साथ में रहकर कार्य करें। तो यह था वॉल्टन के 4 तत्व जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए। साथ ही साथ वॉल्टन ने सकारात्मक टकराव यानी कि पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन के बारे में भी बताया।
और उन्होंने कहा कि टकराव यानी कि कन्फ्रंटेशन कहने को तो एक नकारात्मक शब्द है, लेकिन जब भी दो विभाग या दो समूह या दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो हम सकारात्मक टकराव यानी कि पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन के द्वारा चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आता है पारस्परिक सकारात्मक प्रेरणा। अगर दोनों ही पक्षों में पॉजिटिव मोटिवेशन होगा उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो संघर्ष अपने आप ही हल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, दोनों ही पक्षों में बैलेंस ऑफ पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एक पक्ष बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है या सशक्त है तो वह दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है, जो कि पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ दोनों ही पक्षों में एक सिंक्रोनाइजेशन, समन्वयन होना चाहिए कि वो जिस तरीके के एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, वॉल्टन ने बोला कि संवाद खुले विचारों और खुले मन से होगा तो वहां पर हम पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन की बात कर पाते हैं। अगर आप अपनी बात साफ स्पष्ट शब्दों में दूसरे के सामने रखेंगे तो यह पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन होता है। इसके अलावा जब हम पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन की बात करते हैं तो रिलायबल कम्युनिकेशन, संचार, और साथ ही साथ ऑप्टिमम टेंशन यानी कि स्थिति में इष्टतम तनाव। जब हम इष्टतम तनाव की बात कर रहे हैं तो देखिए, जब संघर्ष है तो तनाव तो होगा दोनों पक्षों के बीच, और वह तनाव होना ठीक भी है, क्योंकि जब तनाव होगा तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि यह दिक्कत हमारी हल हो। लेकिन जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम नकारात्मक सोच में चले जाते हैं, और उस नकारात्मक सोच की वजह से हम विन लूज अप्रोच पे जाते हैं। विन लूज अप्रोच का मतलब होता है, या विन लूज या जीत हार दृष्टिकोण का मतलब होता है कि आप चाहेंगे, आप हर वो कोशिश करेंगे कि आप जीते, आपका पक्ष जीते, लेकिन दूसरा पक्ष हार महसूस करे। तो एक इष्टतम स्तर का तनाव होना अच्छा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वह नकारात्मक सोच को लेकर आता है। तो यह था वॉल्टन का पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। तो अगर हम कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसको भी सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटेशन मीटिंग यानी कि संगठन टकराव बैठक। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटेशन मीटिंग की बात करते हैं तो यह रिचर्ड बेकर द्वारा दी गई थी। इसमें उन्होंने बताया कि इस इंटरवेंशन का उद्देश्य प्रबंधन समूह द्वारा संगठन के स्वास्थ्य पर फोकस करना है। ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, कि किस प्रकार से हम अपने संगठन को और स्वस्थ बना सकते हैं, क्योंकि जैसा कि एक व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ, हम अपनी इंडिविजुअल हेल्थ की बात करते हैं, जैसा कि हम मानते हैं कि अगर एक इंसान स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, तो वो एक अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा संगठन स्वस्थ है, उसमें कार्य करने वाले लोगों की सोच अच्छी है, दृष्टिकोण अच्छा है, तो यह हमारे संगठन को स्वस्थ बनाता है। अगर वह सकारात्मक परिवर्तन की बात करते हैं निरंतर, तो यह हमारे संगठन को स्वस्थ बनाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कन्फ्रंटेशन मीटिंग के द्वारा हम यह देखते हैं कि हमारा संगठन कितना स्वस्थ है, और साथ ही साथ हम इसमें जब हम स्वस्थता को मापने या किस प्रकार से हम अपने संगठन को स्वस्थ बना सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग स्तर के कर्मचारियों को साथ में लाते हैं। अब अगर हम इस इंटरवेंशन की बात करें तो यह कौन से सिचुएशंस में प्रभावी है या कहां पर प्रभावी है। यह पाया गया है कि जहां पर
समस्या को हल करने का सच्चा प्रतिबंध यानी कि जेन्युइन कमिटमेंट है। आप अपने संगठन में मानते हैं कि हमें वाकई में बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमें अपने संगठन को देखना है कि कहाँ पर दिक्कतें हैं, तभी इस इंटरवेंशन को आप लेकर आइए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक दिखावे के लिए विकास की बात कर रहे हैं तो इस कन्फ्रंटेशन का कोई मतलब नहीं है, इस मीटिंग का कोई महत्व ही नहीं है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि अगर शीर्ष प्रबंधन आपका चाहता है कि सुधार आए, तभी यह मीटिंग हो पाएगी, तभी यह बैठक हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसमें जाना है अभी थोड़ी देर पहले कि जब ये मीटिंग होती है, जब ये बैठक होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शीर्ष प्रबंधन के लोग नहीं होते। इसमें हर स्तर से, हर लेवल से कर्मचारियों को हम लेकर आते हैं। और साथ ही साथ यह इंटरवेंशन वहां पर कार्यरत सुचारू रूप से पाया गया है जहां पर कोहेसिवनेस यानी कि आपस में सामंजस्य अच्छा है। ग्रुप्स में, समूहों में, लोगों के बीच, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच एक अच्छा सामंजस्य है, कोहेसिवनेस है। तब आप इस संगठनात्मक टकराव की बैठक को इस्तेमाल करिए, तब यह एक सकारात्मक रूप से बैठक होगी। तो जब हम इसकी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस की बात करेंगे, किस तरीके से आप इस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं, तो सबसे पहली चीज जिस पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यह याद रखिएगा कि इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ शीर्ष प्रबंधन के लोग नहीं होंगे। इस बैठक में शीर्ष प्रबंधन के अलावा आपके साथ अलग अलग स्तर के कर्मचारी भी होंगे। और उन कर्मचारियों को रखने का आपका विचार सिर्फ इसलिए था क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आपको संगठन के हर पहलू, हर प्रोसेस को अच्छे से जानना है, तो जो कर्मचारी अलग अलग स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं, तो वह आपको एक अच्छी इंसाइट्स, अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। तो जब आपने टीम बना ली तो उसके बाद सबसे पहले आप माहौल सेटिंग यानी कि क्लाइमेट सेटिंग की बात करते हैं। और यहाँ पर हम क्लाइमेट सेटिंग का मतलब होता है कि इस तरीके का माहौल बनाना जहाँ पर जो लोग अलग अलग स्तर से आए हैं, खासकर कि जो निचले स्तर से हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट से हैं, वह लोग हिचकते हैं अपनी बात को शीर्ष प्रबंधन के सामने रखने में। तो आप इस तरीके का माहौल बनाइए कि वो लोग हिचके नहीं, वो लोग अपनी बात कहने में संकुचाएं नहीं, बिल्कुल खुले विचारों के साथ वह भी अपनी बात रखें। और साथ ही साथ इसमें देखिए, हम प्रोत्साहित कर सकते हैं निचले स्तर के लोगों को, लेकिन साथ ही साथ शीर्ष प्रबंधन के लोगों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि उन्हें भी यह माहौल बनाने में मदद करनी है, क्योंकि वही लोग इस माहौल को बनाने में मदद कर सकते हैं। जब एक माहौल बन जाता है कि हम लोग क्यों मिल रहे हैं, क्या है, सब लोग किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ अब आप चालू करते हैं कि कहाँ कहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाएँ। अलग अलग लोग एक सूची बनाते हैं बैठकर साथ में, सबकी सूची अलग अलग होगी, वह लोग अपनी अपनी सूची बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि संगठन में कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं। करीब करीब इस एक्सरसाइज में 1 घंटा लग जाता है। इसमें मैंने अलग अलग स्टेजेस के लिए, अलग अलग लेवल्स के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन मेंशन किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है तो वह आप नहीं लगा सकते, वह आप स्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि जो आपका समूह है इस मीटिंग के लिए वह बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि अगर बहुत बड़ा होगा तो आपको आपस में विचारों के आदान प्रदान करने में बहुत दिक्कत आती है। तो कोशिश करिए छोटे छोटे समूहों में आप इसको करें। फिर जब आपने अपनी अपनी सूची बना ली तो अब आप उस बैठक में एक दूसरे से अपनी सूचना को साझा करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे कि आपको क्या लगता है, कहाँ कहाँ पर दिक्कत है जिसकी वजह से विकास नहीं हो रहा। फिर उसके बाद
हम डिसाइड करते हैं मिलकर कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता कौन कौन सी चीज़ों को दी जाएगी। इसमें हम एक सूची बनाते हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ क्षेत्र जिन पर कार्य किया जाए वह ज़रूरी तो हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन अर्जेंट नहीं हैं। लेकिन वहीं पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर अगर अभी ही हमने निर्णय नहीं लिया या कार्य नहीं किया तो हम अपनी मार्केट से बहुत जल्दी बाहर होंगे। तो हमें ये प्रायोरिटी लिस्ट यानी कि प्राथमिकता निर्धारण करनी पड़ेगी उन कार्यों के लिए। जब हमने एक बार प्राथमिकता निर्धारण कर ली तो उसके बाद हम कार्य योजना बनाते हैं, फिर साथ में हम शीर्ष प्रबंधकों के साथ एक फॉलोअप मीटिंग भी लेते हैं, क्योंकि शीर्ष प्रबंधक फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर कार्य होगा। और आखिरी में जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इन चीज़ों को कार्यान्वित कर देते हैं, तो आखिरी में कुछ कुछ समय के बाद हम एक समीक्षा बैठक बुलाते रहते हैं फीडबैक के लिए, कि जिससे हमें पता चल पाए कि जो हमने चीज़ें सोची बदलाव लाने के लिए प्रोसेसेस में, तो क्या वह सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं। तो यह था संगठन टकराव बैठक। अब इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग स्तरों से आप लोगों को लेकर आते हैं तो लोगों का मनोबल बढ़ता है, संस्कृति, कार्य संस्कृति अच्छी होती है, साथ ही साथ अंतर विभागीय मानवीय संबंध सुधरते हैं। कैसे? क्योंकि सब लोग अलग अलग विभागों से आकर साथ में मिलकर एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, तो वह समझ पाते हैं औरों की समझ किस तरीके की है, उनकी क्या भावनाएं हैं। तो जो हम बात कर रहे थे संघर्षों की, कि महत्वपूर्ण मुद्दे और भावनात्मक मुद्दे या पारस्परिक मुद्दे, तो इस तरीके के इंटरवेंशन से आप पारस्परिक मुद्दों को बेहद आसानी से हटा सकते हैं। और साथ ही साथ संचार में, कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बेहतर बदलाव आता है। लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, इंटरैक्ट करने लगते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने लगते हैं। तो यह एक अच्छा और बेहतर टेक्निक है जब हम पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं या समूह प्रोसेसेस की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इंटर ग्रुप रिलेशंस यानी कि अंतर समूह संबंध इंटरवेंशंस क्या है। तो जब हम अंतर समूह संबंधों की बात करते हैं तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो अंतर समूह संबंध अच्छे होने चाहिए, यानी कि इंटर ग्रुप रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। और साथ ही साथ अगर इन समूहों में अच्छे संबंध नहीं होंगे तो यह संगठन में समस्याएं पैदा करते हैं। और हम यह देखते हैं कि कोई भी संगठन प्रभावशील तब होता है जब उसके समूहों के में कार्य करने की गुणवत्ता होती है। तो बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको यह समझना कि अंतर समूह संबंध आखिर आपके संगठन में कैसे हैं। अब इसके लिए हम दो इंटरवेंशंस की बात करेंगे, दो हस्तक्षेपों की बात करेंगे। सबसे पहला है माइक्रोकॉस्म यानी कि सूक्ष्म जगत समूह, माइक्रोकॉस्म ग्रुप, और दूसरा हम बात करेंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कि अंतर समूह संघर्ष समाधान पर। तो पहले बढ़ते हैं और बात करते हैं सूक्ष्म जगत समूह की यानी कि माइक्रोकॉस्म ग्रुप। अब ये माइक्रोकॉस्म ग्रुप होता क्या है? सूक्ष्म जगत समूह की हम बात कर रहे हैं। यह संगठन का एक छोटा प्रतिनिधि उपसमूह होता है जो कि पूरे संगठन की संस्कृति को दर्शाता है। अब हम ये संगठन बनाते कैसे हैं? इस संगठन में भी अलग अलग स्तर, अलग अलग जॉब्स, अलग अलग कार्य करते हुए लोगों को हम साथ में लाते हैं और फिर हम एक माइक्रोकॉस्म ग्रुप बनाते हैं जो कि पूरी संगठन की संस्कृति को दर्शाता है। इस समूह में वही लोगों को हम या वही कर्मचारियों को हम लेकर आते हैं जो कि गतिशीलता की बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके मुख्य कार्यों से अलग है।
मुख्य कार्य तो वह अपने करते रहेंगे, जो उनके नौकरी से रिलेटेड कार्य हैं वह तो वह करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको एक माइक्रोकॉस्म ग्रुप का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें वह संगठन में क्या क्या दिक्कतें हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वह इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं उस ग्रुप में। और अगर उस ग्रुप में, उस समूह में, उस छोटे समूह में, जो कि सूक्ष्म जगत समूह हम जिसको बोल रहे हैं, जो संगठन को दर्शा रहा है, फिर हम उस इंटरवेंशंस को उस समूह पर लगाते हैं और अगर वह उस समूह के लोगों पर अच्छे से कार्य कर जाता है, सफल होता है वह प्रयास, तब हम उसी इंटरवेंशन को पूरे संगठन के कर्मचारियों में लगाते हैं। तो आप इसको एक पायलट टेस्टिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, अगर छोटा समूह समस्या को हल करने में सफल होता है तभी हम इसको बड़े संगठन के लिए लेकर आते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि माइक्रोकॉस्म ग्रुप यानी कि सूक्ष्म जगत समूह विविध प्रतिनिधित्व यानी कि डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अलग अलग पद, अलग अलग स्तर, अलग अलग कार्य, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को हम इसमें लाते हैं, अलग अलग जेंडर के लोगों का समन्वय हम इसमें करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हर तरफ से हम इस ग्रुप को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन बना पाए अपने संगठन का। सिर्फ यही नहीं, जब हम सूक्ष्म जगत समूह की बात कर रहे हैं तो इसमें जो केंद्र होता है कार्य का वो होता है इंटरैक्शन, कि आपस में लोग किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब इसका उपयोग कहाँ आप कर सकते हैं? आप इसका उपयोग कर सकते हैं डायग्नोस करने में कि आखिर इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं संगठन में, संघर्ष के या और भी किसी परेशानियों के जो विकास की बीच में आ रहा है। साथ ही साथ हम इस माइक्रोकॉस्म ग्रुप को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं परीक्षण यानी कि टेस्ट करने के लिए। जो भी इंटरवेंशंस अभी तक हम बात कर चुके हैं, हम उसको एक छोटे ग्रुप पर लगाएं, एक माइक्रोकॉस्म ग्रुप पर टेस्ट करें, उसका परीक्षण करें। अगर वह सफल होता है तो हम एक बड़े ग्रुप यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे लेके जाते हैं। साथ ही साथ यह एक परिवर्तन लाने के लिए तैयारी करने का निर्माण है कि आप एक छोटे ग्रुप को तैयार कर रहे हैं और फिर उस ग्रुप से आप बनाते हैं चेंज एजेंट्स जो पूरे संगठन में बदलाव लेकर आते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं संचार समूह जगत समूह का, तो यह अपने आप में एक इंटरवेंशन है जो कि हमें हेल्प करता है बाकी किसी इंटरवेंशंस को टेस्ट करने के लिए और संचार को अच्छा बनाने के लिए। अब इसको लागू करने के अलग अलग चरण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप, जब हम इस समूह की बात कर रहे हैं तो आपको उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए कि आप आखिर माइक्रोकॉस्म ग्रुप बना क्यों रहे हैं, क्यों जरूरत है आपको इस डाइवर्स ग्रुप की। क्योंकि देखिए, जब आप इस डाइवर्स ग्रुप को बना रहे हैं तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि इस समूह के लोगों का मनोबल बहुत हाई होना चाहिए, ऊंचे स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि वह अपने रोजमर्रा के नौकरी के कार्यों के साथ साथ इस समूह का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर मनोबल उनका ज्यादा नहीं होगा तो वह अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले उद्देश्य समझिए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए यह समूह, और चाहिए तो क्यों चाहिए। साथ ही साथ फिर आप अच्छे से चुनाव करें, क्योंकि हो सकता है आपका संगठन इसके लिए उन्हें अलग से कोई वेतन नहीं देगा, और ज्यादातर स्थितियों में यही होता है कि उसके लिए उन्हें अलग से कोई वेतन नहीं मिलता है। हाँ, चीजें बेहतर हो गई तो उनको इंसेंटिव के रूप में कुछ मिल जाए, लेकिन वेतन के नाम पर उनको अलग से कुछ नहीं दिया जाता। तो कौन इसका पार्ट बनेगा, यह बहुत ही सोच समझकर, विचार कर कर, देख कर, इंसान के कौशल को, उनके अनुभव को, तभी यह निर्णय लीजिए। फिर इसके बाद आप निर्धारित करते हैं कि बुनियादी नियम क्या होंगे, किस प्रकार से कार्य होगा इस ग्रुप में,
फिर चर्चाओं को सुविधाजनक कैसे बनाया जाए, इस पर आप देखते हैं। साथ ही साथ आप डेटा एकत्रित करते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। जैसे कि माइक्रोकॉस्म ग्रुप में अलग अलग तरफ से लोग आए हैं, तो वह अपनी अलग अलग समस्याओं की बात करेंगे। तो सिर्फ बात करने पे नहीं, आपने डेटा एकत्रित कर लिया, लेकिन अब ये भी विश्लेषण करिए कि क्या यह एक व्यक्तिगत सोच से उत्पन्न हुई समस्या है या यह वाकई में संगठन में एक बहुत ही जरूरी समस्या है जो कहीं ना कहीं सबके विकास के लिए प्रॉब्लम डाल रही है। साथ ही साथ इसमें हम जब बात करते हैं तो अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट्स डेवलप करने की, जब माइक्रोकॉस्म ग्रुप की बात है तो याद रखिएगा कि जो भी हमने निष्कर्ष निकाला अपने इंसाइट्स डेवलप करने के बाद, तो उसको हम कहीं ना कहीं एक फाइंडिंग्स के रूप में लेकर आएं और अपने लोगों को, अपने बाकी लोगों को बताएं कि जो भी परिवर्तन आप इस ग्रुप पर लेकर आए हैं वो किस प्रकार से सफल या असफल हुआ है, दोनों ही चीजें। क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई इंटरवेंशन एक माइक्रोकॉस्म ग्रुप पर लगा रहे हैं तो वह सफल ही होगा। फिर उसके साथ साथ देखिए कि कहां पर कार्यान्वित कर सकते हैं आप। अगर वह सफल हुआ है तो पूरे ग्रुप में, आप पूरे संगठन में आप एक साथ लाएंगे या विभाग के हिसाब से लाएंगे, ये आपको देखना है कि आपके संगठन कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप इन सब चीजों का निर्णय लेते हैं। तो यह था माइक्रोकॉस्म ग्रुप की बात। अब हम बात करेंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि अंतर समूह संघर्ष समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि ह्यूमन प्रोसेस या मानव प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप ये इन्हीं चीजों पर देख रहे हैं कि पारस्परिक और समूह संबंध या प्रक्रियाएं या प्रोसेसेस कैसे हैं और कैसे आप उनको सुधार सकते हैं। तो जब हम अंतर समूह संघर्ष की बात करते हैं तो यह संघर्ष अंतर विभागीय, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अब इसमें दो तरीके के दृष्टिकोण की बात की गई है, जीत जीत यानी कि विन विन अप्रोच या फिर जीत हार यानी कि विन लूज अप्रोच। जब हम विन विन अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें जब आप उस संघर्ष का समाधान, दो विभाग अपने बीच के संघर्ष का समाधान करना चाहते हैं, अपने अंतर समूह संबंधों को अच्छा करना चाहते हैं, तो उनकी सोच सकारात्मक है। वह चाहते हैं कि संघर्ष इस तरीके से हल हो कि दोनों ही पक्षों की जीत हो। जब हम इस तरीके की सोच रखते हैं तो इस सोच को बहुत ही सकारात्मक सोच माना गया है और देखा गया है कि इस तरीके की सोच रखने वाले संगठन हमेशा विकास की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पर विन लूज अप्रोच या जीत हार दृष्टिकोण में यह पाया जाता है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा पक्ष जीते और दूसरा पक्ष हारे। अब एक और चीज देखी गई है कि जब हम इन संघर्षों की बात करते हैं तो ज्यादातर विन विन अप्रोच ऐसी स्थितियों में पाया गया जहां पर आपके पास खूब संसाधन है, आपको संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए दोनों ही पक्ष एक दूसरे के लिए भी कार्य कर लेते हैं और अपने लिए भी। लेकिन जहां पर संसाधनों की कमी होती है वहां आप हमेशा पाएंगे कि संगठन विन लूज अप्रोच यानी कि जीत हार दृष्टिकोण रखते हैं। वे चाहते हैं कि हमें ज्यादा संसाधन मिले, दूसरे को नहीं। तो दिक्कत वहां पर आती है। अब इसमें भी आप अलग अलग चरणों पर अंतर समूह संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक ओडी एजेंट की और दोनों पक्षों की। जो ओडी एजेंट है यानी कि सलाहकार, हम उसको कंसल्टेंट भी बोलते हैं या नेता सलाहकार या ओडी प्रैक्टिशनर भी बोलते हैं। दोनों पक्षों के समूह के जो नेता हैं वह ओडी कंसल्टेंट से मिलते हैं और एक माहौल सेटिंग होता है जिस पर बात होती है एक सकारात्मक सोच को लाने की, कि किस प्रकार से दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि यह
संघर्ष खत्म हो। फिर उसके बाद दोनों समूह अलग अलग कमरे में जाते हैं, दोनों साथ में नहीं बैठेंगे। दोनों समूह अपने नेताओं के साथ दो तरीके की सूची बनाते हैं। पहली सूची होती है कि उनको क्या लगता है कि दूसरा समूह कैसा है। साथ ही साथ दूसरी सूची वो बनाते हैं कि उनको क्या लगता है कि दूसरा समूह उनके बारे में क्या सोचता है। पहली सूची बनेगी कि दूसरा समूह है कैसा आपके हिसाब से, आपको कहां कहां पे लगता है कि वो संघर्ष या कन्फ्लिक्ट के रीजंस लेकर आता है। और साथ ही साथ आपको दूसरी सूची ये बनानी होगी कि आपको क्या लगता है कि दूसरा समूह आपको किस प्रकार से देखता है। जब आप ये सूची बना लेते हैं तब आप ओडी कंसल्टेंट के साथ या ओडी एजेंट के साथ एक कमरे में बैठकर दोनों ही समूह अपने अपने नेताओं के साथ एक साथ आते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वह दूसरे पक्षों के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब उसमें डिस्कशन होता है, कुछ चीज़ों पे समूह मानते हैं कि हम आपका यह कहना सही है, कुछ चीज़ों पे वह नहीं मानते हैं। उस पर एक कंसेंसस डिसीजन लिया जाता है। फिर से दोनों समूह अलग अलग कक्षों में जाते हैं और अलग अलग कक्षों में जाकर फिर एक सूची बनती है जिसमें वह यह देखते हैं कि अब कौन कौन सी चीज़ें उन्हें अपने समूह में बदलनी है संघर्ष को खत्म करने के लिए, और वह क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं दूसरे समूह से। और फिर पांचवें चरण में ओडी कंसल्टेंट के साथ दोनों ही समूह के नेता फिर से मिलते हैं और फिर तय करते हैं कि अब किन किन चीज़ों पर, किस किस बात पर, कहां कहां पर किसने कॉम्प्रोमाइज किया, या कौन सी बात दूसरे पक्ष की सही थी, कौन सी बात दूसरा पक्ष हमारी मानेगा। इसकी एक फाइनल सूची बनाते हैं जो कि दोनों ही पक्षों द्वारा मानी जाती है। अब यहां पर जब हम दोनों पक्षों द्वारा मानी जाती है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह सूची जो आप फाइनल सूची बना रहे हैं, फाइनल लिस्ट बना रहे हैं एक्शंस की, कार्यों की, कि आप क्या चाहते हैं दूसरे पक्ष के लोग आपके लिए करें या आपको क्या अपेक्षाएं हैं, यह सूची दोनों ही पक्षों के नेताओं द्वारा साइन की जानी चाहिए और दोनों ही पक्षों के पास होनी चाहिए। और इसके लिए फिर आप ओडी कंसल्टेंट के साथ समय समय पर एक फॉलो अप मीटिंग कर सकते हैं, जिससे कि यह पता चलता रहे कि जो चीज़ें आपने संबंधों को अच्छा करने के लिए जो निष्कर्ष आपने निकाला था या जो चीज़ों पर आप लोगों ने एक दूसरे की सहमति दी थी, तो क्या वह आप अभी भी कर रहे हैं या नहीं। तो यह था इंटरग्रुप रिलेशंस। अब आखिरी में हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन, यानी कि बड़े समूह का हस्तक्षेप। अभी तक हमने जितने भी इंटरवेंशंस की बात करी, हम उसमें बात कर रहे थे या तो आंतरिक हितधारकों की, इंटरनल स्टेक होल्डर्स की। हमने जो भी समूह बनाए वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के बनाए, जैसा कि माइक्रोकॉस्म ग्रुप में। अगर हमने संघर्षों की बात करी तो हमने बात करी कि संघर्ष किस प्रकार से दो पक्षों के अलग अलग नेता और उस समूह के लोग साथ में बैठकर हल कर सकते हैं। अब जब हम लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने को और बेहतर बनाने के लिए अपने आंतरिक हितधारकों की मदद से, या यह कहिए कि खुद ही समझने में बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हो पा रहे कि हम कैसा बदलाव लाएं कि चीज़ें और अच्छी हों। तो लार्ज ग्रुप इंटरवेंशन में हम जब बात करते हैं तो हम इसमें बात करते हैं कि आप मदद लेते हैं आंतरिक एवं बाहरी हितधारकों की, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दोनों की मदद से आप पहचानना चाहते हैं कि कौन कौन से या कौन कौन सी प्रक्रियाएं आपके संगठन में अच्छी की जाए जिससे कि आपका संगठन आगे बढ़ सकता है। तो जब हम आंतरिक और बाहरी हितधारकों का सहयोग लेते हैं इसमें, तो हमें एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव पता चलता है।
हमें पता चलता है कि अलग अलग लोगों की सोच क्या है। जैसे कि अगर आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं या आपका एक स्कूल है, तो उस स्कूल में क्या क्या या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्रोसेसेस आप बेहतर करें कि आपका स्कूल और अच्छा हो जाए। तो इसमें आप अपने छात्रों का इनपुट ले सकते हैं, अपने अध्यापकों का इनपुट ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप इसमें अभिभावकों का या अपने एलुमनाई का या अपने और कॉम्पिटिटर्स का इनपुट भी ले सकते हैं। तो यह एक इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, यानी कि समावेशी निर्णय लेने की तकनीक, जिसमें आप डाइवर्स पर्सपेक्टिव को साथ लाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स, ग्राहक आपको इनपुट्स देते हैं, तो आपकी गति उन कार्यों को कार्यान्वित करने में बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं। और अगर आप उन बदलाव को जल्दी नहीं लाते हैं तो हो सकता है आपके ग्राहक आपसे अलग हो जाएं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स अलग हो जाएं। सिर्फ यही नहीं, एक उन्नत संचार को भी यह जगह देता है, और साथ ही साथ हमारे इंटरनल यानी कि आंतरिक और बाहरी हितधारकों को और ज़्यादा सशक्त और इंगेज्ड बनाता है। साथ ही साथ बहुत सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याएं जो हम नहीं समझ पा रहे थे कि यह क्यों हो रही है, जैसे कि मैंने आपको स्कूल का उदाहरण दिया, आपको लग रहा था कि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम बेहद अच्छा है, लेकिन वहीं पर आपके एलुमनाई ने, आपके पहले छात्र ने कुछ ऐसे इनपुट्स दिए जिस पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था, क्योंकि आप एक अध्यापक या एक प्रबंधन के तरीके से सोच रहे थे उस बात को। तो जटिल से जटिल समस्याएं आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो योजना बनानी पड़ती है, उसकी रूपरेखा बनाइए, फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए, और सिर्फ यही नहीं, विश्लेषण के साथ साथ कार्य योजना को फॉलो अप लीजिए और सस्टेन करिए उस बदलाव को। सिर्फ ऐसे ही बदलाव मत ले आइए, उसको आगे लेकर चलिए। सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रिय छात्रों, मैं समझती हूं कि आपको इस सत्र में यह समझ आया होगा कि ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशंस क्या हैं, और साथ ही साथ प्रोसेस कंसल्टेशन या फिर हम माइक्रोकॉस्म ग्रुप के द्वारा किस प्रकार से अपने पारस्परिक और समूह की प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं समझती हूं कि आपको यह व्याख्यान समझ आया होगा। धन्यवाद।